आप लोगों को बोर्ड विजिबल है? यस मैम। यस देखो मैम। लास्ट टाइम हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन किया था, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है उसकी थ्योरी स्टडी करी थी, है ना। क्या था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? कि अगर हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को शेक करें और उनमें एक सॉल्यूट ऐड कर दें, वो सॉल्यूट अपने आप को दोनों इमिसिबल लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है इन सच अ वे दैट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in first phase with the ratio of concentration of solute in second phase will be a constant quantity called as distribution coefficient, है ना। कि एक दोनों सॉल्वेंट्स में सोल्यूट की कंसंट्रेशन का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इन कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी किस में हेल्प करेगी, उस सोल्यूट की डिफरेंट सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। कैसे करेगी, देखो हम सिंपली सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, एक बोतल ले ली, उसमें टू इमिसिबल लिक्विड्स ऐड कर दिए, फर्स्ट लिक्विड सेकेंड लिक्विड, यानी दो सॉल्वेंट ऐड कर लिए। अब हमने ये सॉल्वेंट वो चूज करे जिसमें हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और वो जो हमारे सॉल्वेंट है दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इमिसिबल। ठीक, फिर हमने क्या किया, उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया, लेकिन अब की बार हमने जो सॉल्वेंट ऐड करा उसकी इतनी अमाउंट ऐड करी जिससे ये जो दोनों लिक्विड है, ये जो दोनों सॉल्वेंट के फेज है, ये क्या बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों जो सॉल्वेंट्स थे उनको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। ठीक, या फिर हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इसका एक हम ये कर ले कि हम दो सॉल्वेंट ले लें, ठीक, डिफरेंट उस सेम सॉल्यूट के दो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले, लेकिन वो दोनों सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए, इमिसिबल, और उन दोनों को मिक्स कर दें। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जनरेट होगा, सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन कैसे थे हमारे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन थे, इसलिए जो अब यहाँ कंसंट्रेशन आएगी, क्या आएगी, अब जो यहाँ कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट की, वो किसके इक्वल आ जाएगी, मान लिया हमने C1 और C2 कंसंट्रेशन आई सोल्यूट की, तो वो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगी, सोल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यानी अगर हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, मान लिया हमने इस सिस्टम में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करी C1, तो ये C1 हमारी क्या हो जाएगी, इस सोल्यूट की इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्युबिलिटी, तो हमने उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, S1 से। ऐसे ही अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो सी कंसंट्रेशन मान लिया C2 आई, तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगी, सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सेकेंड सॉल्वेंट S2। अब हम क्या करें, हमें कंसंट्रेशंस की वैल्यू पता चल गई, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट फेज divided by concentration of solute in second phase will be equal to partition coefficient। कंसंट्रेशन की हमने वैल्यू पुट कर दी, C1 की वैल्यू क्या थी, S1 डिवाइडेड बाय S2। तो यहाँ से क्या हो गया, हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से हमारी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट हो सकती है इन डिफरेंट सॉल्वेंट। आया समझ में? यस मैम। अब आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर्स। ठीक है, देखो इंडिकेटर्स आप पहले रिमाइंड करो, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जैसे हम जब एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, जब हम सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं NaOH वर्सेस HCl, तो हम फिनोल्फथालीन ऐड करते हैं, है ना। फिनोल्फथालीन हमारा क्या एक्ट करता है, एज ए इंडिकेटर। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन हम कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं, NaOH हम ब्यूरेट से रन करते हैं कॉनिकल फ्लास्क में HCl में, और कांस्टेंट शेकिंग करते हैं, तो हमारा एंड पॉइंट क्या आता है, कलरलेस टू लाइट पिंक कलर,
है ना। ये कलरलेस टू लाइट पिंक कलर किस लिए आता है, क्योंकि हमने उसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड किया था, है ना। इंडिकेटर हमें क्या बताता है कि हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा होगा, है ना। यानी क्या बता रहे हैं कि अब सारा HCl जो आपने कॉनिकल फ्लास्क में लिया था वो NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, है ना। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से कैसे इंडिकेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि कुछ जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि सोल्यूट की चाहे कितनी ही स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट हो, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस स्मॉल क्वांटिटी ट्रेस अमाउंट्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेबली डिसॉल्व हो जाते हैं स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सोल्यूट अगर वो किसी और सॉल्वेंट में भी प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन लिया इन वाटर, ठीक है। अब आपको लेकिन एक बात पता है कि जो आयोडीन है वो CS2 में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है, कंसिडरेबली सोल्यूबल अमाउंट होती है उसकी, है ना। तो हम क्या करें, मेरे पास एक बोतल थी, ठीक है, मैंने जिसमें वाटर ऐड कर रखा था I2 सॉल्यूशन में, यानी I2 का सॉल्यूशन बना लिया मैंने वाटर में। अब मुझे ये भी पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है जो CS2 और वाटर का, वो कितना होता है 400, यानी इतना ज्यादा होगा। तो मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, कुछ अब मुझे एस्टिमेशन करना था कि इस वाटर में I2 प्रेजेंट है या नहीं, मुझे नहीं पता था, ठीक है। अब मैंने जैसे मैंने तो बना के दे दिया आयोडीन का सॉल्यूशन वाटर में और आपको दे दिया और कहा कि अब आप बताओ इसमें क्या होगा। तो आपने क्या सोचा कि मे भी इसमें आयोडीन हो सकता है, तो मैं इस बात को कैसे चेक करूं, मैंने क्या किया, उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ CS2 डाल दी, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ CS2 डाल दी, एक CS2 के ऊपर छोटी सी लेयर बन जाएगी, है ना। अब क्या होगा, आपको पता है आयोडीन CS2 में ज्यादा सॉल्युबल है, तो आयोडीन की सफिशिएंट अमाउंट CS2 में चली जाएगी, ठीक है। जैसे ही आयोडीन की सफिशिएंट अमाउंट CS2 में डिसॉल्व होगी, क्या होगा, इस जो लेयर का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि I2 का CS2 में जब डिसॉल्व होता है तो किस कलर का सॉल्यूशन बनता है, डीप वॉयलेट कलर का। यानी मुझे क्या पता चल गया कि हाँ, मेरे पास जो एक्वस सॉल्यूशन था उसमें आयोडीन की अमाउंट प्रेजेंट थी। तो ये बात यहाँ CS2 ने इंडिकेट कर दी। तो यहाँ इस टाइप से CS2 आपका क्या बिहेव कर रहा है, एज ए डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। अब मान लो आपको इस आयोडीन की कंसेंट्रेशन पता लगानी है, तो आप क्या कर सकते हो, इस CS2 लेयर को क्या कहते हैं, आप क्या करो, टाइट्रेट कर दो अगेंस्ट हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। अब और कब तक करना है, जब तक इसका वॉयलेट कलर डिसअपियर ना हो जाए। तो दैट मीन्स वहां से आपको क्या पता चल जाएगी, आयोडीन की कंसेंट्रेशन इन CS2 लेयर। आया समझ में। यस मैम। Yes, ma'am. देखो अब नेक्स्ट है आपका इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ ए सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक। अब आपने जब डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा था तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था कि नॉर्मली जो हमारा सोल्यूट है वो किसी भी सॉल्वेंट में ना तो एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो, यानी हमारे पास सिर्फ दो लिक्विड थे और सिंपली सोल्यूट अपने आप को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। इसके लिए जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, C1 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू के पार्टीशन कोफिशिएंट, है ना। नॉर्मली हमारा फॉर्मूला ये एक्ट करता है, लेकिन फिर हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करी कि अगर सोल्यूट एसोसिएशन में जाता है वन ऑफ द सॉल्वेंट में, है ना, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया था, ये वाला फॉर्मूला बन गया था। अब एसोसिएशन का मीनिंग, यानी NX मॉलिक्यूल्स किसमें कंबाइन हो रहे हैं, एक्सन में। तो अगर हम ध्यान से देखें कि हमें निकालना है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन का मतलब कि कितनी अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ एन से, है ना। इस एन से रिप्रेजेंट हो रहा है कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके XN मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यानी अगर इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस N की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो यानी हमारी एम क्या हुई, हमें ये एन नंबर कैलकुलेट करना है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम कैसे करें, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले कोई कंसंट्रेशन ली, ठीक है, नॉन कंसंट्रेशन की सोल्यूट ली, सिस्टम बनाया, सिस्टम में दो इमिसिबल लिक्विड लिए, ठीक है, सोल्यूट को ऐड करा, दोनों लिक्विड्स को शेक करा और अनडिस्टर्ब रख दिया। ठीक, मैंने यहाँ से कंसंट्रेशन निकाली C1, यहाँ से कंसंट्रेशन निकाली C2। ठीक, अब मैंने क्या किया, दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अब की बार मैंने सोल्यूट जो ऐड किया है उसकी अमाउंट चेंज कर दी। तो उससे क्या हो गया, कंसंट्रेशन चेंज हो गई लेकिन सिस्टम वही सेम बनेगा। अब भी सोल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ऐसे। अब की बार मान लो कंसंट्रेशन आ गई C1 डैश, यहाँ आ गई C2 डैश। ऐसे ही मैंने थर्ड टाइम किया। फिर अब की बार मैंने x की अमाउंट फिर डिफर कर दी, तो कंसंट्रेशन मान लिया C1 डबल डैश, C2 डबल डैश। ठीक, अब मेरे पास तीन पैरामीटर है। अब मैं क्या करूं, इस फॉर्मूले में फर्स्ट मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं और n की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मिनिमम एसोसिएशन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में तो होगा, वन मॉलिक्यूल का तो कोई एसोसिएशन होगा ही नहीं भाई। x था, x में चेंज हो गया, ये तो है ही कुछ नहीं। ठीक है, तो x उसी स्टेट में, कम से कम कितने होंगे कि 2x मॉलिक्यूल S2 में चेंज हो जाए। तो अब मैं क्या करूं, मैंने स्टार्टिंग वैल्यू 2 पुट करी। ठीक है, इस फॉर्मूले में 2 पुट करके मैंने k की वैल्यू कैलकुलेट करी। इसके लिए मान लिया k की वैल्यू, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए आई k, सेकंड के लिए आई k डैश, थर्ड की आई k डबल डैश। फिर मुझे देखना है कि क्या मेरी ये k की वैल्यू सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। मान लिया ये डिफरेंट आ गई तो मेरी n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। फिर मैं क्या करूंगी, n की वैल्यू 3 पुट करूंगी और यहाँ से फिर से k कैलकुलेट करूंगी, k डैश कैलकुलेट करूंगी, k डबल डैश कैलकुलेट करूंगी। मान लिया अब ये तीनों वैल्यू मेरी सेम आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आ गई k की, तो दैट मींस मेरी n की वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू है। अगर मान लो 3 पे भी नहीं आती तो 4, 4 पे नहीं आती तो 5, ऐसे करके हम हिट एंड ट्रायल, मतलब हम एक एक वैल्यू चूज करते जाएं और उनको पुट करते जाएं। जिस नंबर के लिए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी की, वही हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट वैल्यू ऑफ n। ठीक है, लेकिन अब ये जो मेथड है ये तो बहुत लेंथी मेथड है। मान लिया कि मेरा सोल्यूट कोई पॉलीमर निकला, है ना, अगर भाई मैंने कोई सोल्यूट ऐड किया था वो पॉलीमर था, उसके तो 50-50 मॉलिक्यूल्स भी कंबाइन होते हैं, 100-100 मॉलिक्यूल्स भी कंबाइन होते हैं। तो ऐसे कैलकुलेट करना तो बहुत टिपिकल हो जाएगा भाई। ठीक है, सिंपल जो डाइमर ट्राइमर होते हैं उनके लिए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन हायर पॉलीमर्स के लिए हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट मेथड आया, कौन सा, लॉगरिथमिक मेथड। तो देखो लॉगरिथमिक मेथड हम कैसे यूज करते हैं, हमारे पास एसोसिएशन के लिए मॉडिफाइड फॉर्मूला ये था। ठीक है, ये है C2 की nth रूट, इसको मैं पावर 1/n लिख सकती हूँ। मैंने पावर क्या लिख दिया, 1/n। इसे मैं यहाँ राइट हैंड साइड पे ले आई तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, C1 इज इक्वल टू C2 की पावर 1/n इंटू k। अब मुझे क्या करना है, मैंने दोनों साइड log ले लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो देखो क्या बन जाएगा, log C1 इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी 1/n log C2, मल्टीप्लाई में है तो प्लस log k। अब मैंने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जैसे अभी मैंने पीछे 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, यहाँ मैंने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सोल्यूट ऐड करा दोनों लिक्विड सॉल्वेंट में, सोल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट टाइम आई C1 कंसेंट्रेशन, सेकंड फेज की आई C2। फिर मैंने डिफरेंट अमाउंट ऑफ x के लिए दोबारा इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ठीक है, x ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब की बार कंसंट्रेशन कितनी आई है, C1 डैश और C2 डैश। तो अगर इन कंसंट्रेशन पे मैं ये वाली इक्वेशन अप्लाई करूं तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए ये इक्वेशन इस तरह ऐसे लिखी जाएगी, log C1 इज इक्वल टू 1/n log C2 प्लस log k। अब मुझे यही सेम इक्वेशन किसके लिए लिखनी है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए। तो कैसे लिखी जाएगी, log C1 डैश इज इक्वल टू 1/n log C2 डैश प्लस log k।
ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, log c1 माइनस log c1 डैश, 1/n कॉमन ले सकते हैं, ये क्या आ गया, log c2 माइनस log c2 डैश, log k से log k कैंसिल। ठीक है, अब देखो मुझे इस इक्वेशन में से मेरा मेन एम क्या था, मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस इक्वेशन को क्या हम n की वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं, n को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले आए, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू का फॉर्मूला आ गया log c2 माइनस log c2 डैश डिवाइडेड बाय log c1 माइनस log c1 डैश। यानी हम सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट से ही n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग कंसंट्रेशन इन दिस फॉर्मूला। आया समझ में? यस मैम। देखो अब नेक्स्ट अब हमने क्या किया, एसोसिएशन के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन के लिए, क्योंकि एक हमारे पास ये भी मॉडिफिकेशन हुई थी हमारे फॉर्मूले में कि अगर सोल्यूट वन ऑफ द सॉल्वेंट में क्या होता हो, डिस्ट्रीब्यूट होता हो। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ए इंटू बी में ब्रेक हो जाता है सॉल्वेंट, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट में जाके, है ना। तो हमारे पास उसके लिए क्या फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला आया था C1 डिवाइडेड बाय C2 इंटू 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू A। अब इसमें एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। तो अल्फा हमारी क्या होती है, अल्फा हमारी होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर हम अल्फा कैलकुलेट कर लें तो हम आराम से क्या करते हैं, डिसोसिएशन का एक्सटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले से अगर आप अल्फा आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो अगर अल्फा आपको 1 कंसंट्रेशन पर पता है, ठीक है, तो अल्फा किसी भी दूसरी कंसंट्रेशन पर कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। सिमिलरली हमें डिसोसिएशन के लिए क्या करना है, सिर्फ अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है इन द स्टडी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, देखो ये आपकी क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, Ki प्लस I2 चेंजेस इनटू Ki3। अगर इसे मैं आयनिक फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकती हूँ, देखो K पॉजिटिव I नेगेटिव, K पॉजिटिव को मैंने यहाँ से हटा दिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, I नेगेटिव प्लस I2 चेंजेस इनटू I3 नेगेटिव। ये क्या है इसकी आयनिक फॉर्म की। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करने का क्या मतलब हुआ कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी कर सकते हैं। इस डेरिवेशन में हमें थोड़ी अजम्पशन करनी पड़ेगी। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे जैसे, तो हमें वैल्यूज मिल जाती हैं, है ना, कैलकुलेटेड वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। लेकिन जब जैसे आप टाइट्रेशन रिएक्शन करते हो और उसकी कैलकुलेशन करते हो, तो उसकी कैलकुलेशन 2 पेजेस पे होती है। एक तो आपके व्हाइट पेजेस पे, उस पे हम कौन सी करते हैं, वैल्यूज पुट कर करके। लेकिन हम लाइन वाले पेजेस पे जनरल कैलकुलेशन लिखते हैं ना, तो ये डेरिवेशन भी आपका कुछ उस जनरल कैलकुलेशन टाइप का ही है। इसमें हम वैल्यूज को जो हमारी आनी होती हैं, वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पुट करके जो कैलकुलेशन के रिजल्ट आने होते हैं, उनको हम एजम कर लेते हैं डिफरेंट लेटर से, भाई ए मान लिया, बी मान लिया। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता चल गया कि भाई हमें I2 की रिएक्शन हमारे में इन्वॉल्व है ना। तो हमें पता है कि I2 का एक्वस और CS2 लेयर, है ना, दोनों कैसे लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम I2 का सॉल्यूशन बना लें एक्वस लेयर में। ठीक, हमने सिंपली क्या किया, I2 का सॉल्यूशन बना लिया एक्वस लेयर में। ठीक, एक्वस लेयर में हमने I2 का सॉल्यूशन बना लिया, उसके ऊपर हमने CS2 लिक्विड ऐड कर दिया, दोनों को मिक्स किया, अनडिस्ट्रीब्यूट हमने अनडिस्टर्ब रख दिया। उन्होंने I2 ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हमने दोनों की कंसेंट्रेशन नोट की और यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। यानी हमारे पास
डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ I2 बिटवीन CS2 एंड एक्वस लेयर हमें मिल गया यहाँ से। ठीक है, यानी हमें यहाँ से फर्स्ट वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या कर, अब हमने हमारा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टडी स्टार्ट करनी है। हमने बेसिक काम क्या किया, सबसे पहले I2 का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया बिटवीन एक्वस लेयर एंड CS2 लेयर। ठीक, अब हमने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया I2 का इन CS2 लेयर ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। नॉन कंसंट्रेशन का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्या किया, नॉन कंसंट्रेशन कैसे, कि भाई मैंने 10 ग्राम I2 100 ml CS2 में ऐड कर दी, तो आपको पता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है मोल्स पर लीटर, आप निकाल दोगे। या यूं मान लो मैंने 10 मोल्स ऑफ I2 इन 100 ml ऑफ CS2 लेयर में ऐड कर दी, तो आपको पता चल गई ना इसकी कंसंट्रेशन इतनी है भाई। तो ये मैंने क्या मान ली, A मोल्स पर लीटर। अब ऐसे ही मैंने दूसरा सॉल्यूशन बनाया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। ठीक है, मैंने सेकंड सॉल्यूशन क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। इसकी कंसंट्रेशन भी मुझे पता है, वो कितनी है, B मोल्स पर लीटर। ठीक, अब मैंने दोनों को शेक किया, अनडिस्टर्ब रख दिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा दोनों लेयर्स के बीच में। देखो, जब हम शेक करेंगे दोनों लेयर्स के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ठीक, लेकिन क्या कंडीशन डिफरेंस होगी बस थोड़ी सी, कि I2 जो CS2 लेयर में था वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एक्वस लेयर में भी। बस एक्वस लेयर में ये I2 KI के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना लेगा, KI3। तो यानी ये जो हमारी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन थी, ये तो हमारी यहाँ अचीव हो गई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पता लगाना है कि डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन कितनी है ना। क्यों, क्योंकि आप याद करो, अगर मैं आपको नॉर्मली ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दूं और आपसे कहूं कि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ KI3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ KI इनटू में I2, यही होता है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इन सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 1। ठीक, अब हमें निकालनी है कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ I2 लेफ्ट इन CS2 लेयर हमें डिटरमाइन करनी है। तो कैसे करें, CS2 लेयर ले और उसे टाइट्रेट कर दे अगेंस्ट स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। तो यहाँ से हमारे I2 की वैल्यू आ जाएगी। ये हुआ हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट डन। ठीक, अब हमें करनी है कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता है I2 की CS2 लेयर में कंसंट्रेशन कितनी है, A मोल्स पर लीटर। हमने I2 की इनिशियल कंसंट्रेशन CS2 लेयर में कितनी मानी थी, A मोल्स पर लीटर का सॉल्यूशन बनाया था। ऐसे ही हमने KI का एक्वस सॉल्यूशन कितने का बनाया था, B मोल्स पर लीटर का। अब हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट I2 बिटवीन CS2 एंड वाटर क्या है, हमने जो सबसे स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था उसको हमने मान लिया K। ठीक, ये हमने 3 अजम्पशन मानी। फिर हमने क्या किया था, जो ये I2 की कंसंट्रेशन लेफ्ट है जो CS2 लेयर में बची हुई है, उसको हमने वॉल्यूमेट्रिकली टाइट्रेट करके हाइपो सॉल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेशन करके निकाल ली। मान लिया वो कितनी आई, C मोल्स पर लीटर। ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन आई, C मोल्स पर लीटर। देखो, अब आप ये देखो, अगर अब हम क्या बात करें एक्वस लेयर की, है ना। अब आपने CS2 लेयर में तो कंसंट्रेशन निकाल ली I2 की, वो आ गई कितनी, C मोल्स पर लीटर। अब किस में निकालनी है आपको, एक्वस लेयर में। एक्वस लेयर में हमारी ये इक्वेशन चल रही है ना, ये केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। क्या हुआ है, I2 प्लस KI चेंजेस इनटू KI3। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो I2 देखो किस किस स्टेट में प्रेजेंट है। एक तो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है जो एज ए I2 प्रेजेंट है, दूसरा कौन सा, कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है जो एज ए I3 प्रेजेंट है। यानी अगर मुझे इस लेयर में टोटल कंसंट्रेशन चाहिए I2 की, तो वो किसके इक्वल है, फ्री प्लस कंबाइंड स्टेट, है ना। यानी एक्वस लेयर में I2 की कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ है, एक तो एज ए जो फ्री प्रेजेंट है और जो एज ए कंबाइंड प्रेजेंट है। अब इसकी टोटल वैल्यू किसने के इक्वल आएगी, देखो
initial concentration of I2 in CS2 layer minus initial concentration of I2 left in CS2 layer। कैसे भाई, सबसे पहले I2 थी किसमें, सिर्फ CS2 लेयर में प्रेजेंट थी, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें उसे एक्वस लेयर में हमने डिस्ट्रीब्यूट कराया। तो इनिशियली मान लिया यहाँ पे कितनी प्रेजेंट थी, ए प्रेजेंट थी, ठीक। कुछ अमाउंट चली गई CS2 लेयर, CS2 से एक्वस लेयर में, कुछ अमाउंट आउट I2 की यहाँ पर चली गई। जानने की डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, ये इक्विलिब्रियम स्टेबिलिश होने के बाद इस लेयर में अब कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, सी। शुरू में ए थी, बची सी है, तो कितनी गई होगी, ए माइनस सी पर मोल लीटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 चॉकलेट है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आप कुछ चॉकलेट अपनी सिस्टर को दे दो, आपने कुछ चॉकलेट अपनी सिस्टर को दे दी, अब आपके पास 5 चॉकलेट बची हैं, ठीक। तो अब आपने कितनी चॉकलेट अपनी सिस्टर को दी होगी, 5 ना। ऐसे ही इनिशियल कंसंट्रेशन I2 की CS2 लेयर में कितनी थी, ए। अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद कितनी बची है, सी। तो एक्वस लेयर में कितनी गई, ए माइनस सी मोल्स पर लीटर, ठीक। अब हमारे पास हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करना है इस सिस्टम पर। तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, वो तो सिर्फ फ्री कंसंट्रेशन से कंसीडर करता है। तो फ्री कंसेंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री I2 इन एक्वस लेयर, कंसंट्रेशन ऑफ I2 इन CS2 लेयर, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, कंसंट्रेशन ऑफ I2 इन CS2 लेयर कितनी है, सी। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू पता है कि, तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री I2 इन एक्वस लेयर कितनी आ जाएगी, इसको राइट हैंड साइड पे ले आओ, कितने के इक्वल आ गई, KC के इक्वल। कंसंट्रेशन ऑफ फ्री I2 इन एक्वस लेयर किसके इक्वल आ गई, KC के इक्वल, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन में देखो, टोटल कंसंट्रेशन हमने कितने इक्वल निकाली थी, ए माइनस सी। फ्री की हमारे पास आ गई, फ्री की कितनी आ गई, फ्री I2 की KC, तो हम कंबाइन की निकाल सकते हैं, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ I2 दैट हैज कंबाइंड विद KI कितने के इक्वल आ जाएगी, टोटल माइनस फ्री कंसंट्रेशन ऑफ I2। अब टोटल कितनी थी, ए माइनस सी, ठीक। फ्री I2 की कंसंट्रेशन कितनी आई, KC। तो हमारे पास कंबाइन की ये आ गई। तो अब इतना सारा बार बार लिखने की बजाय हमने क्या कह दिया, इस पूरी टर्म को हमने एक नया नाम दे दिया, डी मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बात चलना है अपने इक्विलिब्रियम की तरफ, मेन जिसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अब मुझे चाहिए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स मेरे KI3 फॉर्म हुए, है ना। तो वो किसने के इक्वल होंगे, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स I2 रिएक्ट हुए, है ना भाई। अगर मान, जैसे स्टार्टिंग में जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास KI प्लस I2 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, KI3, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करके ये एक मोल बना रहा है ना। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स I2 के हमारे पास होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स हमारे KI3 बनेंगे, और उतने नंबर ऑफ मोल्स ही KI कंबाइन होंगे। यानी ये जो हमने नंबर ऑफ कंसंट्रेशन निकाल ली I2 की, जो कंबाइन हुई है KI के साथ, वही किस कितने के इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म ऑफ KI3। यानी KI3 की कंसंट्रेशन एक्वस लेयर में किसके इक्वल आ जाएगी, D के इक्वल, ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी है, देखो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई, I2 की कंसंट्रेशन हमें पता ही है, एक्वस लेयर में फ्री I2 की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है। अब हमें किसकी निकालनी है, KI की, ठीक है। जब मैंने ये स्टार्ट की थी रिएक्शन, है ना, तो स्टार्टिंग में आप देखो, मैंने KI कितने कंसंट्रेशन का लिया था, B कंसंट्रेशन का KI सॉल्यूशन बनाया था एक्वस लेयर में स्टार्टिंग में, है ना। जब मेरे पास स्टार्टिंग में शुरू में क्या था, सिर्फ KI था, ना I2 था ना KI3 था। फिर क्या हुआ, I2 आया CS2 लेयर से, ठीक, और वो कंबाइन होके उसने क्या बना दिया, D मोल्स पर लीटर क्या बना दिया, KI, है ना। तो अब यानी D मोल्स इसमें से रिएक्ट हो गए, तो यहाँ अब इसके पास कितना बचा होगा, भाई डी तो इसमें से रिएक्ट हो गए, टोटल बी था, तो यहाँ कितने बच गए होंगे, बी माइनस डी, है ना। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर जब हम स्टार्टिंग में सॉल्व करते हैं कोई भी रिएक्शन, तो हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट हमारे पास थे 1 1, उस टाइम प्रोडक्ट था 0, मान लिया प्रोडक्ट बन गया अल्फा, तो हम क्या बोलते हैं, इसमें से 1 माइनस अल्फा हो गया, 1 माइनस अल्फा बचा होगा। ऐसे ही मैं क्या कह रही हूँ, स्टार्टिंग में मेरे पास था बी, तब ये थे 0 0, अब ये डी बन गए, तो ये कितना बचा होगा, बी माइनस डी,
है ना। ये बचे होंगे B माइनस डी। तो यानी अब मेरे पास KI की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आ गई, B माइनस डी पोल्स पर लीटर। अब देखो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ गई, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, सिंपल लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है। वो किसके इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू KI3 डिवाइडेड बाय KI इंटू में I2। KI3 की वैल्यू क्या है, D मोल्स पर लीटर, KI की वैल्यू B माइनस डी मोल पर लीटर, और I2 की वैल्यू कितनी है, Kc। वो वैल्यूज मैंने पुट कर दी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आया समझ में? Yes, ma'am.